अब बात करते हैं एकांकी के अगले तत्व, अभिनेता या मंचयिता। अगर देखा जाए तो अभिनेता और मंचयिता जो एकांकी का एक प्रमुख तत्व है, क्योंकि एकांकी एक दृश्य काव्य का भाग है। और दृश्य काव्य इसलिए क्योंकि उसमें अभिनय की प्रमुखता होती है और वह अभिनय पर आधारित होता है। वस्तुतः अभिनय से ही नाटक की उत्पत्ति हुई है। और अभिनय शब्द की उत्पत्ति काव्य के रूप में इस प्रकार से कही गई है कि अभिनय शब्द अभिपूर्वक णीय धातु से बना है और इस धातु का अर्थ पहुंचना। इसके द्वारा नाटक की सामग्री अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति की ओर पहुंचाई जाती है। तो ये जो एकांकी है अर्थात दृश्य काव्य है, ये नाटक के रूप में, एकांकी नाटक के रूप में जो नाटक की सामग्री है उसको उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति की ओर लेकर जाते हैं, इसलिए अभिनय कहा गया है। और नाट्यालोचन में श्याम नारायण पांडे ने अभिनय के संबंध में अपने विचार देते हुए कहा है कि नाटक की पूर्णता अभिनय में है। यही बात ठीक समझ आती है। नाटकों को जो दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है वह इसीलिए दी गई है क्योंकि उनका अभिनय होता है। एकांकी की सफलता भी इस अभिनेता पर आधारित है। क्या कहा कि एकांकी की जो सफलता है वो भी इसी अभिनेता पर आधारित है। अर्थात अभिनय के सभी साधनों का सम्यक उपयोग अपने वांछित मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए एकांकीकार को करना ही चाहिए। तात्पर्य ये है कि अभिनय के द्वारा ही जो एकांकी है उसका सफल मंचन संभव है। तो अभिनेता का सबसे बड़ा जो एक महत्व है वो एकांकी में इसलिए अत्यधिक है क्योंकि एकांकी की संपूर्ण सफलता उसके अभिनय पर ही आधारित है। अतः अभिनय के जो भी साधन हैं उन साधनों का बिल्कुल अच्छे प्रकार से उपयोग करना और उनके द्वारा जो एकांकीकार के मनोवांछित मनोभाव हैं उनको अभिव्यक्त करना एकांकीकार के लिए सर्वथा आवश्यक। मार्मिक एवं नाटकीय परिस्थितियों के चयन से भी अभिनयशीलता की प्रभावोत्पादकता अपने पराकाष्ठा पर पहुंचती है। अर्थात कहना ये चाह रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे जो है जो परिस्थितियां हैं वो मार्मिक हो, कहीं कहीं पर नाटकीय हो, ऐसी जो परिस्थितियां हैं उनका जब चयन करके एकांकीकार चलता है तो उससे जो अभिनयशीलता है वो और अधिक प्रभावी होती है, वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है। और ऐसी स्थिति में एकांकी का जो सौंदर्य है वो उभर उभर कर आता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कथोपकथन में अभिनय होना चाहिए। जो संवाद उसमें जोड़े गए हैं उन संवादों को इस प्रकार से जोड़ा जाना चाहिए कि उनका मंचन हो सके, उनका अभिनय किया जा सके। संवाद एवं अभिनयशीलता ये दोनों ही एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे पर अवलंबित है, क्योंकि अभिनय और संवाद दोनों का परस्पर मिलना, परस्पर आश्रित, अन्योन्य आश्रित जो भाव है वो दोनों को ही एक चरम सौंदर्य प्रदान करता है। सरल लेकिन मन स्पर्शी और कुटीले संवाद अभिनेता की सफलता के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं। मतलब छोटे छोटे सरल सरल से संवाद हो, कुटीले संवाद हो, मन स्पर्शी संवाद हो, ऐसे जो संवाद हैं उनका जब एकांकी में अभिनय किया जाता है तो वो सफलता का आधारित होते हैं। संस्कृत गर्भित एवं अलंकृत शब्द यदि संवाद में भरे पड़े हैं तो अभिनेता में निश्चित रूप से कमी आ जाएगी, क्योंकि क्या है बहुत अधिक क्लिष्ट जो भाषा है और बहुत अधिक संस्कृत निष्ठ जो भाषा है वो अभिनय का स्वरूप नहीं ले पाती। उसमें वो सरल भावों की जो सरलता है, भावों की जो स्वाभाविकता है वो उसमें इंक्लूड नहीं हो पाती, अर्थात उसमें मिल नहीं पाती, उसमें जुड़ नहीं पाती। तो इसलिए एक सरल भाषा का हमारे संवाद ऐसे हो कि उनमें एक सरलता हो जो जन सामान्य को समझ में आ सके, ऐसे सरल शब्द हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो। और यदि संस्कृत निष्ठ भी कहीं कोई शब्द है
तो वो ऐसे होने चाहिए जिनसे कि कथा के विकास की गति, भावों के विकास की गति और समझ के विकास की गति रुके नहीं है, रुक रही है। तो अगर संपूर्ण शब्द जो है वो हम संस्कृत गर्भित उसमें लेते हैं, संस्कृतनिष्ठ उसमें लेते हैं, तो निश्चित रूप से अभिनेता में कमी आती है और अभिनय जो है वो भारान्वित हो जाता है, यानी कि भार स्वरूप हो जाता है, क्योंकि जब वो संस्कृत इतनी क्लिष्ट भाषा जब वो समझ ही नहीं आएगी तो उसमें भाव नहीं आ सकता। भावना कहाँ पर अभिव्यक्त होगी? वहां जो समझ में, जहां समझ में ही नहीं आ रहा तो दर्शक अभिनेता से जुड़ ही नहीं सकता। तो सफल अभिनय वास्तव में वही है जो अभिनय के रूप में प्रतीत न होकर एक वास्तविक स्वरूप हो, एक विश्वसनीय सा लगे, है ना। अगर हम साधारण तौर पर बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, कोई विषय लेकर के आते हैं तो बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं तो सुनने वाले को समझ ही नहीं आता। तो क्लिष्ट शब्दों की बहुलता और उच्चारण की त्रुटि अभिनयशीलता को जो है घातक कर देती है, उसको समाप्त कर देती है, उसमें भावों का जो सौंदर्य है उसको लुप्त कर देती है, उसे समाप्त कर देती है। अतः एकांकीकार को इन सब से मुक्त रहना चाहिए, एक ऐसी सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए एकांकीकार को, जो कि हर रूप में, हर रूप में अभिनय को एक स्वाभाविकता प्रदान कर सके, एक विश्वसनीयता प्रदान कर सके, एक गतिशीलता प्रदान कर सके, भावों का सौंदर्य प्रदान कर सके। जयनाथ नलिन का इस संबंध में जो एक कथन है वो है, जयनाथ नलिन कहते हैं कि नाटकीयता, आकस्मिकता, अनाश्रितता भी अभिनय में बहुत सहायक होती है। नाटकीयता कि हम कैसे संवाद ले रहे हैं, अभिनय स्वरूप है, आकस्मिक अचानक से कुछ आश्चर्य आता है, अनिश्चितता आती है, वो स्वाभाविक गति को लेकर आता है, जो बिल्कुल देखने में लग रहा है कि पूर्व नहीं हो थी, उसमें स्वाभाविकता नहीं है। तो अचानक से दर्शक का उल्लास उछल पड़े, ऐसा रोमांच फूल पड़े, ऐसा कौतूहल से संयमित हो जाए, आशातीत प्रसन्नता में डूब जाए कि हाँ अब ऐसा होगा, अब ये होगा, अब आगे क्या होगा। तो इस तरीके की अभिनेता, इस तरीके के संवाद जो ऐसे भावों को लेकर आए, जो ऐसी भावनाओं से दर्शक को जोड़ दें, पाठक को जोड़ दें, वहां अभिनेता अपने आप में सफल हो। तो जयनाथ नलिन ने जो ये तीन चीजें यहाँ कही, नाटकीयता, आकस्मिकता और अनाश्रितता, ये वास्तव में अभिनय के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, क्योंकि अचानक से जो एक उल्लास बढ़कर आता है, अचानक से जो एक रोमांच आता है, एक कौतूहल जो है वो बन जाता है, एक आशातीत प्रसन्नता होती है, वो दर्शक को खुद से बांध देती है। दर्शक उस अभिनय को छोड़कर नहीं जा सकता, तो बिना देखे हिल नहीं। तो ये जो एक जुड़ाव है, ये एकांकी मंचीयता, अभिनीयता, उसके स्वरूप को एक ऐसे सौंदर्य से जोड़ता है जो दर्शक के अपूर्व है। कार्यशीलता, गति तथा संवाद, इन सब का सम्यक संतुलन अभिनयशीलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब एक कार्यशीलता, उसमें गति होनी चाहिए, संवाद अच्छे होने चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब एक साथ इनका जो संतुलन बना रहता है, तो ये संतुलन उसको अपनी ओर, दर्शक को अपनी ओर खींचता, और ये जो संतुलन है ये अभिनयशीलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। संतुलन के अभाव में उसमें ग्रामीण दोष आ जाता है, जो एकांकीकार के संतुलन के संबंध में अज्ञान है, जो है अभिनयशीलता की निर्ममता से हत्या, उसकी प्रति ऐसी अवस्था में संवादों या संभाषणों का पिटारा बन जाती है या खाली गतियुक्त ही रह जाती है। तो अभिनयशीलता के अभाव में एकांकी केवल पाठ्य विषय ही रह जाता है, अभिनय नहीं रहता वहां पर। इस प्रकार की उपस्थिति नाटक के एक एक अंग प्रत्यंग को, मतलब एक अनुभूति की ओर लेकर जाती है। तो उसकी जो उपस्थिति है वो नाटक को अनुभूति की ओर लेकर जाती है, उसमें अनुभूति होनी चाहिए, जिससे कि दर्शक जुड़ सके, दर्शक उससे बंध सके। तो ये जो एक जुड़ाव है, ये उस अभिनेता के वैशिष्ट्य को उपस्थित करता है, उसको दिखाता है, उजागर करता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो अभिनेता है, जो रंगमंच पर अभिनय द्वारा जो दृश्य बनाया जाता है,
ये लेखक द्वारा लिख दिए जाते हैं। लेकिन लिख दिए जाने मात्र से इनमें पूर्ण सफलता नहीं है। मंच पर प्रस्तुत होकर ही वो अभिनय परिपूर्ण होता है। अर्थात मात्र लेखक के एकांकीकार के उन दृश्यों को लिख देने से वो अभिनय परिपूर्ण नहीं होता, बल्कि वो अभिनय परिपूर्ण तब होता है जब वो मंच पर प्रस्तुत किया जाता है और उसमें उसकी सफलता प्राप्त होती है। अतः अभिनेता एकांकिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण करता है, क्योंकि जो एकांकी अथवा नाटक सफलतापूर्वक अभिनीत हो ही नहीं सकता, उसे नाटक न कहकर हमें केवल एक संवादात्मक कथा के रूप में जानना चाहिए। अगर उसमें अभिनय संभव ही नहीं है, तो फिर तो वो एक संवादात्मक कथा है, उसको हम एकांकी नाटक क्यों कहें? तो इस प्रकार केवल हम किसी रचना को एक संवाद के रूप में प्रस्तुत कर दें, तो हम उसको अभिनय नहीं कह सकते, या केवल संवादों के रूप में किसी भी सृजन को हमने प्रस्तुत कर दिया और कहा कि मंच पर उसका मंचन हो गया, तो वो रचना नाटक नहीं होती। जरूरी होता है कि संवाद अभिनेताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाए। जरूरी होता है कि उस संवाद को एक स्थिति, एक दृश्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। उसका एक वातावरण हो, एक देश काल हो, उसे एक संपूर्ण स्वरूप देने का प्रयास किया जाए। और क्योंकि जो एकांकीकार है वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जो कथानक में निहित द्वंद्व है, उनकी चरम परिणति की अभिव्यक्ति वो रंगमंचीय प्रदर्शन द्वारा करता है। तो इसीलिए अभिनेता एकांकी नाटक के पात्रों का रूप धारण करके अभिनय करते हैं। और अभिनय का अर्थ केवल संवाद बोल देना मात्र नहीं है, संपूर्ण हाव भाव के साथ में, संपूर्ण शारीरिक चेष्टाओं के साथ में, उसी वेशभूषा को धारण करते हुए, उन्हीं भावों को धारण करते हुए जो रूप, जो स्वरूप उन नट के पात्रों के लिए दिया गया है, उसको धारण करते हुए और फिर संवादों द्वारा उसे सजीव बनाया जाता है, उसको अभिनय के रूप में देखा जाता है, उसे अभिनय कहा जाता है। जैसे अभिनय कई तरीके से होता है, हम मुख से बोल करके, शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा, हाव भाव के द्वारा, वेशभूषा और अलंकरण के द्वारा, तो इन कई प्रकार से हम कहीं कहीं पर केवल संवादों का वाचन करते हैं मुख से बोलकर, कहीं कहीं पर हम शारीरिक चेष्टाएं करते हैं, कहीं पर किसी बात का नकारना है, कहीं पर क्रोध का भाव है, कहीं हास्य का भाव है, कहीं रोमांच का भाव है, कहीं भय का भाव है। तो ये जो भाव है, ये भाव रस की सृष्टि करते हैं, हाव भाव की इन अभिव्यक्तियों के द्वारा और वेशभूषा के द्वारा हम उस समय में चले जाते हैं, उस दृश्य में चले जाते हैं जिस दृश्य की बात हो रही है। तो अभिनेता जिस पात्र का अभिनय कर रहा है, उसके संवादों को बोलना, वाणी द्वारा वो अभिनय होता है, और उस अभिनय में वो उस पात्र की वेशभूषा को धारण करेगा, उस पात्र के स्वरूप को धारण करेगा। कोई नट अगर रामायण का मंचन कर रहा है, तो श्री राम के स्वरूप को धारण करेगा, उनके बन जाते हुए बलकर वस्त्रों को पहनना, वही तरकश और तीर अपने कांधे पर लगाना, वही एक लंबा तिलक लगाना जो कि वनवासी स्वरूप है, वही जटाओं को बांधकर और फिर गंभीर वाणी के साथ बोलना, और उसके साथ उसका जो मंचन हाव भाव है, ये उस नट में श्री राम रूप पात्र की अवस्थिति का प्रतीक। तो यहाँ पर जो वेशभूषा है, जो हाव भाव है, जो शारीरिक चेष्टाएं हैं और मुख से बोले गए जो संवाद है, ये सब जब एक साथ मिलते हैं तो अभिनय परिपूर्ण होता है। और अभिनय जिस भी पात्र का किया जाता है और जो भी नट उस अभिनय को कर रहा है, वो केवल संवाद नहीं बोलता, बल्कि उन संवादों के साथ में उस पात्र के संपूर्ण स्वरूप को वर्णन करता है। इसीलिए इस रूप को रूपक कहा जाता है। तो अभिनेता अपनी मुख मुद्राओं के द्वारा, हाव भावों के द्वारा पात्रों का अनुकरण करता है। जैसे एक एकांकी है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा जब अपने मन की घुटन और व्यथा को अभिव्यक्त करते हुए गोपाल प्रसाद को खरी खोटी सुनाती है, तो उसके मन की व्यथा, उसके जो व्यवहार है, उसे प्रकट करती है। यही हाव भाव द्वारा अभिनय की अभिव्यक्ति कही।
इसके साथ ही अभिनेता अपनी शारीरिक चेष्टाओं द्वारा अभिनय भी करते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी इस एकांकी में आरंभिक अंश में राम स्वरूप का नौकर की सहायता से कमरे को व्यवस्थित करना, या जोंक में अतिथि को घर से हटाने के उद्देश्य से गृह स्वामिनी का बीमारी का बहाना करके लेट जाना, वाणी, शरीर, हाव भाव सभी के द्वारा अभिनय का प्रभाव पूरी तरह प्राप्त करना। तो जब अभिनेता पात्र की वेशभूषा को धारण करके, उसके आकार प्रकार का अनुकरण करके, उसकी भाषा शैली का अनुकरण करके और अभिनय करता है, तो वो पूर्ण चरण को प्राप्त करता है। कौमुदी महोत्सव एक एकांकी है, और इस एकांकी को यदि हम गौर से देखें, इस एकांकी के मंचन को देखें, तो इस एकांकी के आरंभ में सम्राट चंद्रगुप्त के वेश विन्यास का जो विस्तृत वर्णन है, उससे उनके पराक्रमी व्यक्तित्व की झलक मिलती है। इसी प्रकार रीढ़ की हड्डी की उमा के साधारण से कपड़े उसके स्वाभिमानी तथा सादगीपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। इस तरह वेशभूषा तथा अलंकरण द्वारा अभिनेता पात्र के रूप का अनुकरण करता है, और अभिनय के संबंध में विस्तृत चर्चा आगे भी की जाएंगी। अभिनय जितना सजीव और स्वाभाविक होगा, उतना ही सफल नाट्य का प्रदर्शन। बात क्या है कि सफल अभिनय की अवस्था वस्तुतः वह अवस्था है जब दर्शक स्वयं को तो भूल गया, और मंच पर जो अभिनय हो रहा है, जिस पात्र के द्वारा किया जा रहा है, उसमें अपने आप को कल्पित करने लगा, उसकी घटनाओं को वास्तविक रूप में देखते हुए स्वयं को उससे जोड़ने लगा, और स्वयं को उससे जोड़ते हुए देखने लगा। ये अभिनय की वास्तविकता है, स्वाभाविकता है, पूर्णता है, चरम अवस्था। मंचीयता की दृष्टि से नाटक लेखक से कई प्रकार की अपेक्षाएं की जाती हैं। इनमें कुछ तो बाह्य हैं और कुछ आंतरिक हैं। बाह्य अपेक्षाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है रंग निर्देश, यानी कि रंग संकेत। लेखक रंग निर्देश द्वारा नाटक में घटना के समय, घटना स्थल की मंच सज्जा, दृश्य परिवर्तन, पात्रों के प्रवेश प्रस्थान की सूचना, उनके रूपाकार, वेशभूषा, संवादों के बोलने के ढंग, लहजे, इन सब की सूचना देता है। यदि नाटक रेडियो के लिए लिखा है, तो ध्वनि संबंधी निर्देश हैं और भी अधिक महत्वपूर्ण बना हो जाता है। आंतरिक अपेक्षाएं नाटक के वस्तु विधान, पात्र सृष्टि, भाषा एवं संवाद शिल्प में निहित होती है। नाटक जीवन की अनुकृति होता है, किंतु जीवन की घटनाओं को यथावत प्रस्तुत कर देने मात्र से नाट्य सृजन कभी पूरा नहीं हो जाता। उनको इस संबंध से प्रस्तुत किया जाना जरूरी होता है कि वे दृश्य रूप में प्रभावपूर्ण हों। अतः घटनाओं, स्थितियों और मनः स्थितियों को दृश्यात्मक परिप्रेक्ष्य में उभारना अपेक्षित हो जाता है। दृश्य विकास ऐसा ना हो कि उसे मंच पर प्रस्तुत करना असंभव हो या अस्वाभाविक लगे। यदि एकांकी में एक ही दृश्य है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, किंतु यदि दृश्यों की संख्या एक से अधिक है, तो दृश्य परिवर्तन के जो अंक है, मंच सज्जा है, ऐसी होनी चाहिए जिसे आसानी से कम समय में बदला जा सके। तो इस प्रकार जो दृश्य का विधान है, वो मंच पर ऐसे अवस्थिति को प्राप्त हो कि यदि एक से अधिक दृश्य हैं, तो उन दृश्यों के परिवर्तन में, उनकी व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई परेशानी उपस्थित नहीं। अब इसके बाद में एक अभिनय के अंतर्गत एक और चीज आती है, संकलन त्रय। संकलन त्रय की अपेक्षा की जाती है।
संकलन त्रय से तात्पर्य नाटक की कथा में स्थान, काल और कार्य की एकता, अर्थात एक घटना व्यापार एक स्थान पर एक समय में घटित होना चाहिए। संकलन त्रय होने पर एकांकी स्वाभाविक और मंचीय रहती है। इस दृष्टि से बहुत से एकांकीकार एकांकी में दृश्य परिवर्तन को उपयुक्त नहीं समझते और एक ही दृश्य का एकांकी दिखाते हैं। संकलन त्रय की बात करें तो संकलन त्रय में व्याप्त जो तीन तत्व हैं, यानी कि समय, स्थान और कार्य की एकता, तो इन तीनों का इस प्रकार संकलन हो जो कि एकांकी के मंथन को प्रभाव उत्पादक बनाता है। संकलन त्रय की चर्चा प्राचीन काल से होती आई है। संकलन त्रय का नाटक की कथा में कसाव और प्रभाव अनविति लाने के लिए इसकी उपयोगिता अधिक बढ़ी। एकांकी का अंतिम प्रभाव ही सफलता का परिचायक है, जिसके लिए कलात्मक उपादानों का प्रयोग होता है और उन कलात्मक उपादानों में एक है संकलन। अरस्तु ने महाकाव्य और नाट्य के अंतर को स्पष्ट करते हुए ये बात कही है कि दुखांतक नाटक में यथासाध्य घटना को एक दिवस की अपेक्षा कुछ अधिक काल तक सीमित करने का प्रयास देखने में मिलता है, जबकि महाकाव्य में समय का कोई बंधन नहीं। इस संबंध में अरस्तु ने एक दिन के लिए सूर्य के केवल एक संक्रमण, a single revelation of the sun का प्रयोग किया। स्थान संकलन से तात्पर्य है कि ऐसी किसी स्थान में कार्य होता हुआ ना दिखाया जाए जहां निर्दिष्ट समय में नाटक के पात्र जाने आने में संभावना। नाटकीय कार्य व्यापार एक ही स्थान पर होना चाहिए जहां सभी पात्र प्रत्येक अवस्था में आ जा सकते हैं, समाविष्ट हो सकते हैं, एक साथ जुड़ सकते हैं। कार्य संकलन से तात्पर्य है कि नाटक में मूल घटना में व्याघात पहुंचाने वाली किसी भी अन्य घटना को स्थान कभी भी नहीं देना चाहिए। यदि देखा जाए तो एकांकी के मंचन में उसी घटना को स्थान मिलना चाहिए जो घटना का मंचन उसको विकास प्रदान करे, उसको गति प्रदान करे। तो नाट्यकार से यह अपेक्षित है, एकांकीकार से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि उसकी अपनी कृति में आदि, मध्य और अंत, इन तीनों स्थितियों का एक भली भांति समन्वय किया गया, उसमें अखंडता हो, एक के प्रत्येक अवस्था में दिखाई पड़े। ये ना लगे कि आदि मध्य से भाग रहा है, मध्य अंत से भाग रहा है, पता ही नहीं है एकांकी कहाँ जा रहा है। तो जो प्रारंभ है, जो उसका मध्य है, जो चरम है और जो अंत है, ये तीनों एक साथ जुड़े होने चाहिए, इनमें अखंडता का भाव होना चाहिए, इनमें एकता दिखाई देनी चाहिए। तो इस प्रकार से सभी गतियां, सारा तथ्य एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। संकलन त्रय का उद्देश्य एकांकी में एकाग्रता, एकता तथा प्रभाव में अनविति लाना है। एकांकी की सीमित परिधि में अनावश्यक तत्वों को कहीं भी स्थान नहीं मिलना चाहिए। सावधानी न रखने से अंतिम प्रभाव में क्षीणता आ जाती है। संकलन त्रय के सम्यक पालन से अनावश्यक तत्वों का समावेश नहीं हो सकता। परिणाम स्वरूप कथानक में उसके भाव, ऐक्य में कसाव, एकोद्देश्यता सभी स्वाभाविक रूप से आते चले जाते हैं और एकांकी के साफल्य में सहायता प्राप्त होती चली जाती है। एकांकी के तीनों संकलनों के प्रयोग के संबंध में हिंदी के जो आलोचक हैं उनमें हालांकि मतभेद हमें देखने के लिए मिलता है। कुछ उसकी अनिवार्यता में मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं, कुछ दो ही संकलनों की आवश्यकता मानते हैं, कुछ भाव एक के को ही प्राथमिक स्वरूप देते हैं, उसके लिए कोई कलात्मक बंधन स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर रामकुमार वर्मा एकांकी में संकलन त्रय की योजना को अनिवार्य मानते हैं। वो कहते हैं कि एकांकी ही ऐसी रूपक है
ऐसी रचना है जिसमें संकलन त्रय का विधान जरूरी है। एकांकी नाटककार की कुशलता यही है कि वह एक ही स्थान पर कार्यों की विविध घटनाओं की क्रिया और प्रतिक्रिया इस भांति उपस्थित करे कि कुतूहल की संचित राशि चरम सीमा में उभर कर सत्य की ओर संकेत। अतः एकांकी में दृश्यों का विधान एकांकी की कला के विपरीत चलन, यानी कि एकांकी यहाँ पर जो रामकुमार वर्मा है उन्होंने ये कहा है कि संकलन त्रय यहाँ आवश्यक है। संकलन त्रय के लिए बहुत से जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि एकांकी में संकलन त्रय का होना आवश्यक है, किसी एक दो को छोड़ दीजिए, मतभेद सब जगह मिलते हैं। एकांकी नाटककार की कुशलता बताते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया है रामकुमार वर्मा जी ने कि एक ही स्थान पर जो विविध प्रकार की घटनाएं हैं उनके कार्यों की, क्रिया की, प्रतिक्रिया की उपस्थिति इस प्रकार से करनी चाहिए एकांकीकार को कि जो जिज्ञासा है, जो कौतूहल है, वो अपने चरम पर पहुंचे और सत्य की ओर संकेत करे। तो ये जो इस प्रकार से दृश्यों का विधान है, ये उसको सफलता की ओर लेकर जाता है। लेकिन अगर हम उसमें एक से अनेक मात्र दृश्यों का विधान कर रहे हैं तो ये एकांकी की कला के विपरीत है। तो क्योंकि कोई भी विषय रहा हो, हर एक आलोचक का अपना अलग अलग मत रहा है, सब एक ही मत नहीं होते। इस दृष्टि से देखें तो डॉक्टर सेठ गोविंद दास कहते हैं कि एकांकी के लिए कोई संकलन त्रय की आवश्यकता नहीं, जरूरी नहीं है कि संकलन त्रय हो। उनका मानना है कि स्थान संकलन जरूरी नहीं है, पर काल संकलन होना चाहिए। किसी किसी एकांकी नाटक के लिए काल संकलन भी अवरोध हो सकता है, जरूरी नहीं वहां काल संकलन भी। जबकि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं वो संकलन त्रय के औचित्य की बात करते हैं। वो कहते हैं कि संकलन त्रय और संकलन द्वय दोनों की प्रतिष्ठा एकांकी के स्वरूप की मूल धुरी है। तो लक्ष्मी नारायण लाल जी का तो कहना ही है कि संकलन त्रय भी होना चाहिए या संकलन द्वय भी होना चाहिए, एकांकी का समूचा विधान उसी से प्रेरित होता है। डॉक्टर वर्मा की कला के अनुसार एकांकी का समूचा विधान उससे प्रेरित होता है। तो सेठ गोविंद दास ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने संकलन त्रय में केवल समय संकलन और एक ही कृत्य को एकांकी के शिल्प विधि में आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने देश संकलन को भी स्थान दिया। आगे चलकर उन्होंने काल संकलन को भी अलग कर दिया तथा उसकी पूर्ति के लिए एकांकी रचना विधान में उपक्रम तथा उपसंहार की प्रतिष्ठा। तो निसंदेह इस नव विधान में एकांकी कला के स्वरूप को व्यापकता और गत्यात्मकता प्राप्त होती, पर इससे एकांकी की अपने निश्चित कला में जो उसकी अपनी मर्यादा है उसमें नहीं रहेगा। तो एकांकी नाटक में एक निश्चित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ये तो सिद्ध है कि संकलन त्रय का प्रयोग होता है, क्योंकि नाटक में एकता, एकाग्रता, प्रभावान्विति के लिए संकलन त्रय की उपयोगिता निश्चित है। और एकांकी में मुख्य भाव में अन्विति रहे, वो है शिथिल ना पड़े, तो इसलिए संकलन त्रय की सत्ता स्वीकार की गई। प्रभाव की वृद्धि के लिए भी इसका सहज प्रयोग होता है और उन्हें ग्राह्य करने में कोई अनपेक्षता नहीं, लेकिन रूढ़ी का भी यांत्रिकता के रूप में उसका उपयोग किया कि हम केवल एक रूढ़ी के रूप में उसका प्रयोजन कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ये सफल शिल्पकार अपने एकांकी में एकाग्रता एवं भाव ऐसे लाने के लिए जो भी उपकरण आवश्यक है उन्हें ग्रहण करता है। नए नए उपकरणों का भी आविष्कार कर सकता है। मूल उद्देश्य है प्रभावान्विति और उसकी प्राप्ति के लिए कोई भी साधना नहीं। तो इस रूप में हमने देखा कि जो एकांकी है उसमें संकलन त्रय आवश्यकता जो है वो आवश्यक है, निश्चित है। और ये संकलन त्रय एकांकी के स्वरूप को और अधिक सौंदर्य प्रदान करता है, बल्कि उसको एकता प्रदान करता है, एकाग्रता प्रदान करता है। और ये जो संकलन त्रय का विधान है ये एकांकी नाटक के जो वैशिष्ट है उसको भी पूर्ति प्रदान करता है। और एकांकी नाटक में जो एक सौंदर्य आना चाहिए, जो एक उसमें वैशिष्ट समाहित होना चाहिए, और उसी के साथ साथ एकांकी नाटक जो है
उसके संपूर्ण, चरम और एक अखंड विकास के लिए संकलन त्रय आवश्यक है। यदि संकलन त्रय होगा, तो उसका एक अखंड विकास चलता रहेगा, गतिशीलता उसमें उपलब्ध होगी, जो कि एक सफल विकास का प्रतीक है और उसका जो सफल मंचन है, वो भी तभी संभव है। धन्यवाद।